Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone to our course wrap-up class. इसमें मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा सारे डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स को, ताकि आप लोग कभी भी लाइफ में सिर्फ एक ये 40 to 45 मिनट्स का सेशन देखें और आपका सारा डीएसए रिवाइज हो जाए. सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ दैट क्लास. तो इफ़ एनी टाइम यू थिंक यू आर गेटिंग बोर्ड और मैं बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. बट इसका मकसद यही है कि किसी भी टाइम लाइफ में आप इसको देखें और सारा कुछ समराइज हो जाए. तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को. तो बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी भी कोड की, किसी भी प्रोग्राम की ये चीज़ होती है कि वो जो कोड है वो कितनी आइट्रेशंस में चल रहा है, उसका कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, दैट इज़ रन टाइम. बट वट वी टेक एज टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स. और उन स्टेप्स का रिलेशन देखते हैं इस एसिम्प्टोमेटिक के हम अगर इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो हमारे जो चीज़ें हैं वो उस लिहाज से कितना चेंज हो रही हैं, ये चीज़ हम देखते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर एलिमेंट स्टोर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो इस अरे के ऊपर मैंने कोई भी ऑपरेशन करना है तो इसके अंदर थ्री टाइप्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी होंगी. एक टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी बेस्ट केस, एक होगी एवरेज केस और एक होगी वर्स्ट केस. बेस्ट केस का मतलब ये है कि मैंने इसके अंदर जो एलिमेंट फाइंड करना था दैट एलिमेंट वाज जीरो. तो मैं क्या करूंगा, इस रे में जैसे ही आइट्रेशन स्टार्ट करूंगा, अपने आई को पहले इंडेक्स पे देखूंगा तो मुझे वही एलिमेंट मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था. सो दिस इज द बेस्ट केस कि मुझे पहली ही आइट्रेशन में जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो मिल गई. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल मैंने जीरो सर्च नहीं करना था, मैंने थ्री सर्च करना था. ठीक है. तो मैं अब जिस इसके ऊपर आइट्रेशन स्टार्ट करूंगा तो मुझे थ्री मिलेगा हाफ ऑफ द वे. जितनी भी इसकी लेंथ है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके हाफ पे मैं जाऊंगा तो मुझे अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल जाएगा. दिस इज एवरेज केस, एवरेज सिनेरियो. अब फॉर एग्जांपल जो मैंने नंबर सर्च करना है वो बिल्कुल एंड पर पड़ा है, जैसे ये सिक्स मैंने सर्च करना है तो उसके लिए मुझे पूरी अरे के ऊपर आइट्रेट करना है फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि मुझे नहीं पहले पता सर्च करने से पहले कि वो एलिमेंट कहाँ है. सो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. तो हम जब भी टाइम कम्प्लेक्सिटीज देखते हैं अपने कोड की तो हम वर्स्ट केस देखते हैं कि हम, क्योंकि हमारी इनपुट चेंज होनी है, हमने एक जनरल कोड लिखना है, तो हम ये सोचेंगे कि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है, वो हमेशा हमें वर्स्ट केस दे रहा है, मतलब वो ऐसा इनपुट दे रहा है जो हमारे एंड पर है. तो हम उसके लिहाज से प्रिपरेशन करते हैं कि जो हमारी गिवन प्रोसेसर है और मेमोरी है वो वर्स्ट सिचुएशन के लिहाज से तैयार हो, उसमें एरर जनरेट ना करे. ठीक है. तो ये हमारे पास इस तरह, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है, ये तो एक अरे है, ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट है, चाहे वो अरे हो चाहे वो वेरिएबल हो, ठीक है, और वो इनपुट से चेंज नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोड में लिख दिया ए अरे इज इक्वल टू दिस और वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो. अगर मैं इसके कोड के अंदर इसको लिखने के बाद मेरा इनपुट अगर चेंज हो रहा है और वो इसके अलावा है, वेरिएबल और अरे के अलावा, ठीक है, कोई और इनपुट है, तो फिर मैं उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अलग से देखूंगा और अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी उसके लिहाज से कैलकुलेट करूंगा. लेकिन अगर मैंने पहले ही अपने कोड में लिख दिया कि अरे जो है वो मेरी इसी के बराबर है, इसके अलावा जो भी इनपुट आ रही वो अलग चीज़, वेरिएबल इसके बराबर है, दिस इज कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी. यानी ये मेरी कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी इस वजह से है कि ये कभी चेंज नहीं होती. ठीक है. जो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1000 है, मिलियन है, 2 मिलियन है, जितनी भी है, बट इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ नॉट चेंजिंग. तो जब मैं इसको इनपुट के लिहाज से ड्रॉ करूंगा अपने ग्राफ के ऊपर तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन जो कि इस तरह से जारी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दिस इज कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी. उसके बाद मेरे पास एक और टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है जो कि बाइनरी सर्च में या एक ऐसी चीज सिस्टम में यूज हो रहा होता है जहाँ पे हम बाइनरी डिवीजन करते रहते हैं, डिवाइड एंड कनकर. वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा इनपुट साइज होता है उसको हाफ्स में डिवाइड करते रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 7 एलिमेंट्स हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई डिवाइड, देन माई मिड विल बी दिस. और फिर मैं मिड से देखूं कि मुझे पिछले को डिस्कार्ड करना है या अगले को डिस्कार्ड करना है. जिसको भी मैं डिस्कार्ड करूंगा मैं बाकी एलिमेंट्स को रख लूंगा अपने पास, फिर इसका मिड देखूंगा, इसका मिड यहाँ पे बनता है, ठीक है, इससे पिछला एलिमेंट लूंगा, अब देखूंगा इससे अगले को डिस्कार्ड करना है या नहीं करना. तो ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ये शुरू शुरू में तो इनपुट के लिहाज से इंक्रीज हो रही होती है, बट थोड़ी सी देर बाद ही ये टाइम कम्प्लेक्सिटी इस तरह से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. बिकॉज अगर आप देखें 2 रेज टू पावर 0 इज 1, 2 रेज टू पावर 1 इज 2, 2 रेज टू पावर 2 इज 4, 2 रेज टू पावर 3 इज 8. तो ये एक नंबर जो है ना उसी तरह इंक्रीज कर रहे हैं जिस तरह पावर इंक्रीज कर रही है. 1, 2,
फोर, 8, 16, 32, 64 उस तरह इंक्रीज करें, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा कि जब हमारे पास मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जब हम उनको डिवाइड करेंगे, टू 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 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो इनपुट साइज है वो इस तरह तेजी से डिवाइड हो रहा होगा ना, जिस तरह ये तेजी से एलिमेंट इंक्रीज हो रहे हैं इसी तरह ही डिवाइड हो रहा है। जैसे मिलियन को आप टू से डिवाइड करें, हाफ मिलियन बन गया। हाफ मिलियन को आप टू से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 25,000 आई थिंक, और 250,000 इस तरह बन जाएगा। इस तरह हाफ करते जाएंगे तो जस्ट 20 स्टेप्स में यू विल बी क्लोज टू 1। तो इस वजह से हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी शुरू शुरू में तो इंक्रीज उसी तरह करती है, लेकिन फिर बाद में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये ग्राफ इस तरह से बन जाता है। तो दिस इज लॉग एन। उसके बाद हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है जो कि हमारे जो इनपुट होता है उसके लिहाज से चेंज हो रही होती है, लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। जैसे ये रे का साइज 7 हो तो मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी 7 होगी, इसका साइज 14 बन जाए मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी 14 होगी, इसका साइज 20 बन जाए तो वो उतनी होगी। तो दिस इज ओ ऑफ एन। और उसके बाद फिर हमारे पास O n² O n³ एंड 2 raised to power n एंड n फैक्टोरियल, ये हमारे पास डिफरेंट टाइम कम्प्लेक्सिटीज होती हैं। ठीक है। तो दिस वाज टाइम कम्प्लेक्सिटी। एंड इसी तरह जो हम स्पेस एक्वायर कर रहे हैं दैट इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा स्टोर हो रहा है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, वो क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है जो बेसिक हमारे पास पुरानी लैंग्वेजेस में होता है, सी में, जावा में, दैट इज स्टैटिक अरे। स्टैटिक अरे में क्या होता है कि हम पहले से बताते हैं कि हमने एक अरे बनानी है और उसका क्या साइज होगा। हम इस तरह से लिखते हैं, अरे का नाम लिखते हैं और इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज लिखते हैं। ठीक है। ये किसी का माइक अनम्यूट है, वो काइंडली म्यूट कर लें, हर सर हारिस रईस। अच्छा, तो हम पहले से बताएंगे कि हमने कितने एलिमेंट्स की अरे बनानी है, उनको स्टोर करना है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर नहीं करता, मैं एलिमेंट स्टोर कर देता हूँ 5, तो मेरा जो बाकी स्पेस है वो ज़ाया हो रही है। ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए, पहले से मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कल को इसके अंदर 4 एलिमेंट स्टोर कर लूँ, 3 एलिमेंट स्टोर कर लूँ, बाकी सारी स्पेस तो ज़ाया हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले से मैं इसको फिक्स ना करूँ। मैं जिस टाइम कोड लिख रहा हूँ ना, कोड में मैंने जितनी भी चीज़ लिखी, 5 एलिमेंट्स लिखे, 6 एलिमेंट लिखे, कोड रन होने के टाइम पे मैं मेमोरी में वो जगह ले लूँ, उसको कहते हैं डायनेमिक अरे। ठीक है, जो रन टाइम पर हमारे पास मेमोरी लेती है। इसके अंदर मेमोरी हमें कंटिन्यूअस ही चाहिए और पहले से ही चाहिए, लेकिन क्या होगा सिर्फ कि हम कोड जब रन करेंगे उस टाइम वो स्पेस लेंगे और वो डायनेमिक बन जाएगी, ये इस तरह फिक्स 10 नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक डायनेमिक अरे बनाई है। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल वी हैव 5 एलिमेंट्स, तो इसको 5 एलिमेंट्स एक ही जगह पर स्टोर करने पड़ते हैं। ठीक है। और उन एलिमेंट्स की डाटा टाइप भी सेम रखनी पड़ती है, बिकॉज जब हमारे पास जो भी इंटीजर होगा उसके जो स्टोर होगा वो 4 बाइट्स में होगा, जो हमारे पास करेक्टर होगा वो स्टोर होगा 1 बाइट में। तो हम अगर इंटीजर स्टोर करेंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अच्छा +4 बाइट पे अगला एलिमेंट पड़ा है, +4 बाइट पे अगला पड़ा है, +4 पे अगला पड़ा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इंटीजर के बाद एक करेक्टर स्टोर करूं और +4 करूं तो मेरी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि मैं उसके अंदर जब इंडेक्स मेमोरी एड्रेस के अंदर 4 सेव करता हूँ तो वो तो ऐसे समझता है कि इंटीजर है, लेकिन मैंने करेक्टर स्टोर किया हुआ है तो मुझे 4 नहीं करना था, 1 ऐड करना था। तो इस वजह से इशू आता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम अरे के अंदर रियल डाटा स्टोर करने के बजाय डाटा को हम रैंडमली मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो इन डाटा के एड्रेसेस होते हैं उनको हम एक अरे की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे इस एड्रेस, इसका एड्रेस, यहाँ पे इसका एड्रेस। ठीक है। यहाँ पे इसका एड्रेस, यहाँ पे इसका एड्रेस, ये चीज़ हमारे पास हो रही होती है। इसको हम कहते हैं कि दिस इज अरे ऑफ पॉइंटर्स टू दी ऑब्जेक्ट्स। जो भी एड्रेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए ये हमारे पास अरे ऑफ पॉइंटर्स है। तो यही काम हमारे पास पाइथन में होता है, इसको बोलते हैं पाइथन लिस्ट। जो पाइथन में हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं लिस्ट, वो इस तरह काम कर रही होती है। उसके अंदर हमारे पास पॉइंटर्स सेव हुए होते हैं डिफरेंट चीज़ों के, इस वजह से हम डिफरेंट डाटा टाइप्स उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, चाहे उसकी साइज 4 बाइट हो, 1 बाइट हो, 8 बाइट हो, जो भी हो, डजेंट मैटर। बिकॉज एड्रेस तो इंटीजर में ही स्टोर होगा और उसकी तो 4 बाइट ही रहेगी, आगे उसके आगे जो भी डाटा स्टोर हुआ हुआ है। उसके बाद पाइथन लिस्ट में भी हमें क्या इशू आता है कि हमें कंटिन्यूअस मेमोरी फिर भी चाहिए अपने एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए, ताकि मैं एड्रेस को असेस उसी तरह इंडेक्स के लिहाज से कर सकूं। तो अगर मेरे पास कंटिन्यूअस मेमोरी अवेलेबल नहीं है, मैं फिर भी अपना डाटा स्टोर करना चाहता हूं और मैं अपना डाटा रैंडमली स्टोर करता हूं, एक एलिमेंट यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ, एक यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ, तो मुझे उसके लिए ये करना पड़ता है कि ये वाली जो चीज़ है ये अपने पास एक पॉइंटर में स्टोर करके रखनी पड़ती है, जिसको मैं हेड बोलता हूँ। और इसको बताता हूँ कि आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फलां मेमोरी एड्रेस पे पड़ा हुआ है। इसको
आपको बताता हूँ, आपका फ्ला एलिमेंट नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपका नेक्स्ट एलिमेंट इस फ्ला मेमोरी एड्रेस पर पड़ा हुआ है। दिस इज लिंक्ड लिस्ट, मैंने इनके सारे आपस में लिंक बना दिए, इनको अगली चीज़ों के एड्रेस बता दिए। तो इस तरह हमारी लिंक लिस्ट काम करती है। लिंक लिस्ट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट को फाइंड करते हैं तो हमें शुरू से जाना पड़ता है, हम रैंडम एसेस ऑफ एलिमेंट्स नहीं कर सकते जिस तरह हम अरे के इंडेक्स से या पाइथन लिस्ट के इंडेक्स से कर रहे होते हैं, इस तरह हम लिंक लिस्ट में रैंडम असेसिंग नहीं कर सकते, हमें शुरू से एंड तक जाके सारे एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ता है। तो अभी तक हमारा जो इशू है वो फिर भी कायम है कि हमने एलिमेंट्स को जब स्टोर करना है और असेस करना है तो हमें उनके लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी का फिर भी इशू आ रहा है कि मैं एक एलिमेंट स्टोर करता हूँ, फॉर एग्जांपल अपनी अरे के अंदर 11 एलिमेंट स्टोर करता हूँ, तो मुझे अगर उसका इंडेक्स पता है तो फिर तो मैं डायरेक्ट 11 को असेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे नहीं पता फिर मुझे पूरी अरे में उसको सर्च करना पड़ता है, इसी तरह लिंक लिस्ट में भी पूरा सर्च करना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जब मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ तो उसका इंडेक्स अपने पास कहीं पे सेव रख लूँ। तो उसको उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है हैशिंग। हैशिंग में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी एलिमेंट है उसको एक हैश फार्मूला के अंदर पास कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा हैश फार्मूला है, इसके अंदर मेरा जो भी एलिमेंट है वो जाएगा, हैश फार्मूला उसके ऊपर हैश फंक्शन काम करके मुझे एक इंडेक्स रिटर्न कर देगा, फॉर एग्जांपल दैट इंडेक्स इज 5। तो मैं क्या करूंगा, 5 पे वो एलिमेंट स्टोर कर दूंगा। जब मैंने 5 को दोबारा असेस करना है मैं इसी तरह के हैश फंक्शन में 5 भेजूंगा, वो वही इंडेक्स दोबारा कैलकुलेट करके देगा उस एलिमेंट के लिए और उस जगह पर मैं जाके उसको पिक कर लूंगा। सो दिस इज डिक्शनरीज, हैश सेट, हैश मैप्स जो इस तरह से चल रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक इशू आता है कि मैंने दो एलिमेंट भेजे, दोनों के लिए मुझे 5 इंडेक्स उसने रिटर्न कर दिया। दिस इज हैश कोलिजन। इसको कवर करने के लिए लीनियर प्रोबिंग होती है कि भाई आप एक एक स्टेप में आगे जाते जाओ और देखते जाओ कहाँ पे आपको खाली जगह मिल रही है। अगर लीनियर प्रोबिंग आप नहीं करना चाहते तो चेनिंग होती है कि आप इसी 5 इंडेक्स पे क्या करो, लिंक लिस्ट बना दो आगे से, पहला एलिमेंट जो है उसको एक डमी नोड रख लो और उसके बाद जो रियल एलिमेंट है उसको स्टोर कर दो, उसके बाद रियल एलिमेंट स्टोर कर दो, अगले वाला, उसके बाद अगले वाला, तो इस तरह हम चेनिंग बनाते जाते हैं। तो दिस इज हैशिंग। तो इस सेट हमारे पास जो होते हैं वो भी हैश फंक्शन पे ही काम कर रहे होते हैं, सेट में हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अब डाटा स्ट्रक्चर्स जो है ना, इसके बाद जो बन रहे होते हैं सारे वो क्या है, सेम वही चीज़ें हैं, सेम वही टूल्स हैं। अब हम रूल्स अप्लाई कर देते हैं कि हम पहले एलिमेंट जो डालेंगे उसको पहले निकालेंगे, बाद में एलिमेंट जो डालेंगे उसको पहले निकालेंगे। सो दिस इज जस्ट लाइक कि आप ताश की गेम खेलते हैं, आपके पास कार्ड्स होते हैं, कभी आप कोई रूल बना देते हैं कि चार चार पत्ते बनने के और इस तरह हम गेम चलेंगे, तो कोई और गेम बन जाती है, रंग बन जाता है। आप किसी और तरह ताश बांटते हैं तो वो उसके कोई और रूल सेट करते हैं, वो उन्हीं ताश के पत्तों से सेम नेम, सेम फिगर्स, सेम अल्फाबेट, सेम डिजिट्स, आप उन्हों की गेम क्रिएट कर लेते हैं। उन्हीं ताश के पत्तों से आप फर्दर 10-12 गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट किस वजह से कि कौन सा एलिमेंट पहले जाएगा, किसके पास कितने ताश के पत्ते आएंगे, कौन बंदा किधर बैठेगा, डेक से कितने कौन उठाएगा, ये इन रूल्स की वजह से आपने उन्हीं डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आपने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स बना लेने हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं एक रूल बनाता हूँ कि मेरे पास जो भी एलिमेंट आएगा वो इस तरह स्टोर होता जाएगा। ठीक है, एलिमेंट इंसर्ट होता जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन जब मैं रिमूव करूंगा तो मैंने लास्ट पे जो एलिमेंट इंसर्ट किया था उसको पहले रिमूव करूंगा। दिस विल बी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट पे इन हुआ था वो फर्स्ट आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी ए स्टैक, इसको स्टैक कहते हैं। स्टैक को हम पाइथन के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, पाइथन की जो लिस्ट का फंक्शन होता है अपेंड, उससे हम एलिमेंट्स को अपेंड करते हैं, वो एंड पे अपेंड करता रहता है। उसका फंक्शन यूज करते हैं पॉप, पॉप से वो एंड से एलिमेंट रिमूव करता रहता है। दिस इज हाउ वी इंप्लीमेंट स्टैक इन पाइथन। अच्छा, अब यही मैं काम इस तरह करूं कि मैं जिसके अंदर जब एलिमेंट स्टोर करूं और मेरा डाटा स्ट्रक्चर है उसका मुंह दोनों तरफ से खोल दूं, जब मैं एलिमेंट यहाँ स्टोर करूं इस तरह स्टोर करता जाऊं और जब रिमूव करूं तो यहाँ से रिमूव करता जाऊं। तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो एलिमेंट पहले आए वो पहले जाए। ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर होता है एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर। क्यू लाइन को कहते हैं जो लोगों की ये कतार लगी होती है, तो दिस इज जस्ट लाइक ए कतार, जो बंदा पहले लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा, सबसे पहले आया होगा, उसकी सबसे पहले बारी आएगी। सो दिस इज अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर। इसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, पाइथन के अंदर हमारे पास लाइब्रेरी होती है डेक, डबल एंडेड क्यू। इसके अंदर हमारे पास फंक्शन होता है पॉप लेफ्ट, अपेंड लेफ्ट, अपेंड एंड पॉप। अपेंड लेफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे अपेंड हो जाएगा, अब पॉप लेफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड से पॉप हो जाएगा। और हमने क्यू में जब इंप्लीमेंट करना है डेक से तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, अपेंड नॉर्मल करेंगे, फ्रंट से ही अपेंड कर रहे होंगे, लेकिन जब रिमूव करेंगे, सॉरी रियर पे अपेंड कर रहे होंगे, फ्रंट रियर बोले जो भी बोले, अपेंड कर रहे होंगे, जब रिमूव करेंगे तो हम फंक्शन कॉल करेंगे पॉप लेफ्ट, जिससे हमारा सबसे लेफ्ट पे जो एलिमेंट पड़ा होगा जो हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था वो हमारा पॉप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी इंप्लीमेंट क्यू डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। इसके बाद हमारे पास
जो लिंक लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि लिंक लिस्ट का हम एक नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम रखते हैं वैल्यू, और उसके अंदर हम रखते हैं पॉइंटर, एक पॉइंटर रखते हैं नेक्स्ट, और इफ़ वी वांट हम एक और पॉइंटर ऐड करते हैं विच इज़ प्रीवियस। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट का पहले इसको नन रखते हैं जब हम इनिशियलाइज करते हैं, इसको भी नन रखते हैं जब हम इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर में, और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल दैट वैल्यू इज़ 5। फिर हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन पे कॉल करते हैं कि जो भी मेरा ये नोड था, जो भी ऑब्जेक्ट था, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू 2, फॉर एग्जाम्पल एक और था तो 2 उसके नेक्स्ट में मैं डाल देता हूँ, और प्रीवियस कर देता हूँ 0 0 उसके प्रीवियस में डाल देता हूँ। तो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट लिंक लिस्ट इन पाइथन। और ऐसे लिंक लिस्ट काम करती हैं। अगर हम लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ नेक्स्ट का पॉइंटर डालें तो उसको कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। अगर हम उसके अंदर प्रीवियस का भी डाल दें तो उसको कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। अगर हम नेक्स्ट वाले को नन के बजाय शुरू वाले से मिला दें तो उसको कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। और हमारी लिंक लिस्ट अगर ऐसी है जिसके अंदर नेक्स्ट भी है, प्रीवियस भी है, और आखिरी वाला पिछले वाले से मिला हुआ है, पिछले वाला जो है फर्स्ट वाला वो आखिरी वाले से मिला हुआ है, दैट इज डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट होती हैं। ये हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें किसी का कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई फर्दर एडिशन है, यू आर मोस्ट वेलकम। वंडरफुल सर, कीप इट अप। आप लगे रहें तो एक्सप्लेन करते जाएं या नेक्स्ट। अभी तक क्लियर है सब चीज़ें। ज़बरदस्त। बस अभी जब मैं थकूंगा तो सर सफ़ीउल्लाह आपको हैंड ओवर कर दूंगा, फिर आप कवर कीजिएगा। ठीक है सर। सर यस मैम। सर पाइथन लिस्ट और अरे में सिर्फ यही डिफरेंस है कि लिस्ट जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर करती है, और जी जो जी, अरे है वो सेम डाटा टाइप्स का। ऐसे ही है ओके सर। बिल्कुल। और लिस्ट में क्यों हम डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को अरे की फॉर्म में नहीं रखते, और ऑब्जेक्ट्स को हम रैंडमली रख रहे होते हैं। सिर्फ उनके एड्रेसेस होते हैं ना, उनको हम कंटिन्यूअस एक अरे में स्टोर कर लेते हैं। ओके सर। ओके थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ तक हमने देखी सारी चीज़ें जो हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर का डिफरेंस क्या है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एन एलिमेंट्स, मैं एक ही ट्रेवर्सल में असेस कर सकता हूँ, एक सिंगल वे सिंगल डायरेक्शन की ट्रेवर्सल के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एलिमेंट है एक लिंक लिस्ट, मैं यहाँ से ट्रेवर्सल स्टार्ट करूँ, एक ही डायरेक्शन में जाता रहूँ, सारे एलिमेंट अगर मैंने असेस कर लिए, दिस इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मेरे पास एलिमेंट्स इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं एक डायरेक्शन में जाऊँ और मैं सारे एलिमेंट्स को असेस ना कर पाऊँ, मेरे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रह जाएं, तो दैट इज़ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, दैट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्री होता है। ट्री के अंदर क्या चीज़ होती है, लिंक लिस्ट में हमने देखा था ना, हमारे पास एक क्लास थी नोड, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो कंस्ट्रक्टर था नोड क्लास का, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास एक वैल्यू पास हो रही थी, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा था, सेल्फ के अंदर एक तो वैल्यू स्टोर कर रहा था, ठीक है, जो भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर अगला अभी फिलहाल कंस्ट्रक्टर जो है वो नन रख रहा था, ठीक है, ताकि जब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं उसका इसका नेक्स्ट चेंज कर दूं। और प्रीवियस में भी इस टाइम ये नन ही रख रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट होती है जो कि एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, नेक्स्ट प्रीवियस। अब मैं चाहता हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल नोड रखता हूँ, ठीक है, जो मेरा रूट नोड होता है, और उसके चाइल्ड बना लेता हूँ, ठीक है। अगर तो मेरा ये रूट नोड है, उसके अंदर मैं एक रूल अप्लाई कर दूं कि भाई आपके जो चाइल्ड होंगे वो 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, या वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, तो ये बन जाएगा मेरा बाइनरी ट्री, ठीक है। ये क्योंकि ट्री की फॉर्म में ना, ये एक ट्री होता है, इसके एक रूट होता है, इससे शाखाएं निकल रही होती हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही है, एक रूट है और इसकी शाखाएं निकल रही हैं, लेकिन ये बाइनरी ट्री है। अगर मैं इसके अंदर एक और नोड, एक और चाइल्ड ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट चाइल्ड, ये हो जाएगा मेरा मिड चाइल्ड, और ये हो जाएगा मेरा राइट चाइल्ड। सो दिस इज टर्नरी ट्री। बाइनरी नहीं बन गया, टर्नरी बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि और ज्यादा चाइल्ड ऐड कर देता हूँ, सो दिस इज एनरी ट्री। इसके अंदर एन चाइल्ड्स हैं, कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, डजेंट मैटर, दिस इज एनरी ट्री। और अगर मैं बाइनरी ट्री को देखूं, तो बाइनरी ट्री को मैं अब लिंक लिस्ट से ही मैंने लिंक लिस्ट मैंने सीखी हुई है, इससे ही मैं कॉपी करता हूँ, और इसी को मैं एक ट्री स्टोर करने की कोशिश करता हूँ इसी की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये आपका नोड होगा, ठीक है, कोई भी नोड हो सकता है, ये वाला नोड हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला कोई भी नोड हो सकता है। कंस्ट्रक्टर क्लास मैंने नोड लिया, इसके अंदर वैल्यू में तो वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको नेक्स्ट में मैं डाल देता हूँ लेफ्ट, और प्रीवियस में मैं डाल देता हूँ राइट।
तो ये मेरा ट्री डाटा स्ट्रक्चर का बन जाता है सिस्टम। इसमें जब मेरा ये वाली चीज़ कॉल होगी ना, तो क्या बनेगा, एक नोड बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, और उसका एक बन जाएगा लेफ्ट और एक बन जाएगा राइट, यहाँ पे भी नन होगा और यहाँ पे भी नन होगा, ठीक है। अब इसी तरह एक और नोड बनाऊंगा, उसका ये लेफ्ट ये होगा नन, और राइट भी होगा नन, और उसके अंदर जो भी वैल्यू मैंने कंस्ट्रक्टर को पास की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, पहले जो नोड बनाया था उसको बोलूँ नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू दिस, उसके लेफ्ट में ये कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। एक और बनाऊं, उसके बोलूं पिछले वाले के नोड डॉट राइट इज इक्वल टू दिस, इसके कनेक्शन में राइट में ये बन जाएगा, इसके ये नन नन रहेंगे। इस तरह मैं अपना ट्री बिल्ड करता जाऊंगा। सो दिस विल बी अ बाइनरी ट्री, जितना भी आगे मैं इसको लेता जाऊं। अच्छा, बाइनरी ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री एक तो सिंपल बाइनरी ट्री है ना, जिसके अंदर आप इस तरह से नोड्स बनाते जा रहे हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होगा कि हमारे सारे जो नोड्स हैं उनके दो दो चिल्ड्रन होंगे सारे लेवल्स के ऊपर एक्सेप्ट लास्ट लेवल विच विल स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम लेफ्ट। सो अब मैंने लेफ्ट से इसको फिल करना शुरू कर दिया। सो दिस इज माई कंप्लीट बाइनरी ट्री बिकॉज सारे लेवल्स फिल हैं, लास्ट लेवल लेफ्ट टू राइट फिल्ड है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह कर दूं कि मेरे सारे लेवल फिल हों और मेरा लास्ट लेवल पे इस तरह नोड बना दूं, सो दिस इज नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। और अगर मैं खाली एक ही नोड लेफ्ट साइड पे बना दूं, सो दिस इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री बिकॉज ये लेफ्ट टू राइट फील्ड है। सो दिस इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री वो होता है कि मैं बोलूं कि भाई मेरा एक सिंगल चाइल्ड नहीं होगा, या मेरा कोई भी चाइल्ड नहीं रखो, या तो इसको खाली रख दो, या अगर आपने चाइल्ड रखने हैं ना तो बस दो ही रखो। सो दिस इज ए फुल बाइनरी ट्री, ये फुल होगा, ठीक है। जीरो हो सकता है लेकिन वन नहीं हो सकता, पार्शियली फिल नहीं करेंगे इसको। एक होता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री वो होता है कि जिसके लीफ नोड सारे के सारे एक लेवल पे होते हैं। अब मैं अगर इस तरह लेफ्ट टू राइट फिल करूं, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, बट दिस इज नॉट परफेक्ट बिकॉज इसके ये वाले सारे लीफ नोड एक लेवल पे हैं, लेकिन ये लीफ नोड अलग से किसी और लेवल पे पड़ा हुआ है। सो मुझे क्या करना है, इस तरह से इसको कंप्लीट कर दूंगा जब सारे लीफ नोड्स मेरे एक ही लेवल पे आएंगे। सो दिस इज ए परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो ये हमारे पास डिफरेंट बाइनरी ट्रीज होते हैं। अच्छा, बाइनरी ट्री को हमने देखा लेफ्ट टू राइट स्टोर करते हैं। अगर मैं क्या करूं कि इसकी लेफ्ट के बाद एक और डाल दूं, जिसके अंदर मैं लिख दूं लेफ्ट सेल्फ डॉट मिड इज इक्वल टू नन, तो ये बन जाएगा मेरा टर्नरी ट्री। और अगर मैं क्या करूं कि ये लेफ्ट राइट मिड वाली कहानी खत्म करूं और यहाँ पे मैं लिख दूं एक सेल्फ डॉट चाइल्ड इज इक्वल टू एक अरे बना दूं, और इसके अंदर इस नोड के जितने भी चाइल्ड हैं वो डाल दूं, ठीक है। ये नोड था, इसका एक ये चाइल्ड, एक ये चाइल्ड, एक ये चाइल्ड, इसको इस जितने भी चाइल्ड हैं इस अरे में डाल दूं, और फिर इस अरे के अंदर जो नोड है उन नोड के आगे फर्दर अरेज बनाऊं और उनके आगे चाइल्ड डालता रहूं। सो दिस विल बी ए कंस्ट्रक्शन ऑफ एनरी ट्री, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने देखा कि हमारे पास बाइनरी ट्री कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको स्टोर करते हैं। अब बाइनरी ट्री के अंदर एक रूल अप्लाई करें। उसकी वजह हमने डिस्कस की अपने कोर्स में कि क्यों हम बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि जो भी मेरा नोड आएगा उसको मैं कंपेयर करूंगा विद द अवेलेबल प्रेजेंट नोड। उससे देखूंगा अगर मेरा जो अभी नोड आया है उसकी वैल्यू छोटी है तो उसको मैं लेफ्ट पे डाल दूंगा, या इक्वल है फिर भी लेफ्ट पे डाल दूंगा, अगर बड़ी है तो मैं राइट पे इंसर्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2। अब मेरे पास अगर 5 आता है तो 5 को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। अब मेरे पास अगर 3 आता है तो मैं इस तरह 2 से इधर आऊंगा, फिर 5 के पास आके देखूंगा 3 से छोटा है बड़ा है, 3 से छोटा है तो 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। अब मेरे पास 1 आता है, 2 पे आऊंगा देखूंगा 1 इससे छोटा है, 1 को यहाँ इंसर्ट करूंगा। सो दिस इज ए बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने देखा इंसर्शन ऑफ नोड्स कैसे करते हैं, डिलीशन ऑफ नोड्स कैसे करते हैं, डिलीशन करने के बाद हम मेक श्योर करते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री ही रहे। अब एक इशू आया कि मेरे पास फॉर एग्जांपल सॉर्टेड अरे थी 2 3 4 5 6। अब मैंने इससे जब बाइनरी सर्च ट्री बनाना शुरू किया तो मैं आया 2 पे, 3 कहाँ ऐड होगा इसके राइट पे, 3 पे आया 4 कहाँ ऐड होगा इसके राइट पे। तो ये मेरा जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बन गया, एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में बन गया। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट लेकर आए विच इज बैलेंस्ड ट्री, कि हम जब नोड्स ऐड करते हैं हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट की जो हाइट का डिस्टेंस है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, दैट कैन बी -1, दैट कैन बी 0 और दैट कैन बी 1, शुड नॉट बी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1। तो ये होता है हमारा बैलेंस ट्री, जिसके अंदर हमारे पास
एल्सन विस्क, सॉरी, एवीएल ट्री होता है, और हमारे पास रेड हेड ट्री होता है, और डिफरेंट इस तरह के ट्रीज होते हैं, बैलेंस ट्रीज। इसके अंदर हम नोड इंसर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 इंसर्ट किया, अब 4, अभी तक ये बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास जो हाइट है वो 0 है, यहाँ पे हाइट है 1, तो डिफरेंस इज -1 विच इज विद इन लिमिट्स। अब मैंने 4 ऐड किया, दिस इज नो मोर बैलेंस, डिफरेंस इज -2 विच इज नॉट विद इन लिमिट्स। सो मुझे क्या करना है, लेफ्ट रोटेशन करनी है। लेफ्ट रोटेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसको लेफ्ट साइड पे घुमा दूंगा, इसको 3 को यहाँ रखूंगा, 2 मेरा आ जाएगा इधर, और 4 मेरा आ जाएगा इधर। अब ये मेरा बन गया बैलेंस ट्री। अब मैं लेके आऊंगा 5 को, ठीक है। अब 5 इंसर्ट किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं फिर देखूंगा कि मेरा ये बैलेंस जो है ये ठीक है या नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 1 नोड है, यहाँ पे 2 है, डिफरेंस इज -1, दिस इज बैलेंस्ड। अब मैं एक और नोड इंसर्ट करूंगा 6, अब देखूंगा नो, डिफरेंस इज नॉट राइट। तो अब मुझे करनी है लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन करूंगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस 0 है हाइट्स का, यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस जो बन रहा है ये बन रहा है -1, और यहाँ पे इस रूट के ऊपर अगर आप देखें तो हमारा डिफरेंस जो बन रहा है वो बन रहा है -1। सो सॉरी, यहाँ पे तो हम डिफरेंस नहीं देखते, इस पे इसका देखेंगे इसके और इसके साथ, तो यहाँ पे डिफरेंस बनेगा 0। इसका देखेंगे यहाँ पर और इसकी हाइट का, तो ये बनेगा -1। तो दिस इज ए बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम देखते हैं, ओके, तो हम रोटेशन देख रहे थे मैम, नजमा का रिक्वेस्ट है कि दोबारा रिपीट करें। तो हम रोटेशन देख रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारी एक लिंक लिस्ट बन गई। तो अब मैंने यहाँ पे रोटेशन की, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट रोटेशन करनी है। तो इंसर्शन के बाद तो मैं क्या करूंगा, 3 नोड को इधर ही रखूंगा और 2 को यहाँ ले जाऊंगा। तो दिस इज, ये मतलब मेरा ऐसे था, मैंने इसको लेफ्ट रोटेट कर दिया, ऐसे घुमा दिया इसको, ये लाइन ऐसे थी, इसको घुमा के ऐसे कर दिया, तो ये दिस इज लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। अब मैंने इसके आगे 5 इंसर्ट किया, तो अभी मेरा बैलेंस है। यहाँ पे डिफरेंस जो बन रहा है वो दैट इज -1, यहाँ पे हाइट है 1 और यहाँ पे हाइट है 2, तो डिफरेंस इज -1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करना, जब मैं नया नोड ऐड किया 6, तो अब मेरा डिफरेंस फिर खराब हो गया, यहाँ पे हाइट है 1 और यहाँ पे हाइट है 3, तो डिफरेंस इज -2, जो कि खराब हो गया। तो मुझे यहाँ पे एक ये जो लाइन बनी है ना, जो मैंने लास्ट नोड इंसर्ट किया था ना, उसको इंक्लूड करते हुए पिछले 3 नोड इंक्लूड करके कंपेयर करूंगा। यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन करूंगा, ऐसे बना दूंगा, 5 को ले जाऊंगा ऊपर, 4 को ले जाऊंगा इधर, और 6 को ले जाऊंगा इधर, दिस इज लेफ्ट रोटेशन। तो ये हमारे पास बैलेंस बन जाएगा, ये सारा अगर खत्म करें तो अब हाइट डिफरेंस हमारा दोबारा से -1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग करने के लिए 4 रोटेशंस होती हैं, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास एक चीज़ आई कि जो ट्री है वो है एक हायरार्की में जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि माय नेम इज़ हमज़ा, ठीक है। मेरा फ्रेंड है आगे जिसका नाम है अहमद, और एक और ना, अहमद का आगे फ्रेंड है जिसका नाम है हसन, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हसन मेरा दोस्त है, मैं अहमद को जानता हूँ बट मैं हसन को नहीं जानता हूँ, ठीक है। मेरा दोस्त है अहमद, अहमद का आगे दोस्त है हसन, सो दिस इज अ ट्री रिलेशनशिप, एक हिरारकी बनी हुई है, ठीक है। एक बॉस है, उसके नीचे सेकंड बॉस है, उस सेकंड 2IC है, उसके नीचे एक और है, ठीक है, मैनेजर, और उसके नीचे सो ऑन, एक हिरारकी चल रही है। तो ये एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर है। बट अगर मैं कहूँ कि ये जो एंड पे हसन है ना, ये मेरा भी दोस्त है, अली का तो दोस्त है लेकिन मेरा भी दोस्त है, मैं अपना भी एक कनेक्शन इसके साथ बना दूँ, तो दिस इज नो मोर ए हिरारकी, मैंने अपने डिस्टेंस के साथ एक कॉन्टेक्ट बना लिया, दिस इज ए नॉट ए ट्री। अब मेरे जो चाइल्ड है उसका पेरेंट से एक से ज्यादा पाथ बन गया, सो दिस इज ए ग्राफ, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टोर करने के लिए ये नोड्स को यूज़ नहीं करते हैं, उसको नोड्स को अगर हमने यूज़ किया भी हुआ है तो उसके असेसिंग के लिए उसके एजेस को देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ बनाता हूँ, जो कि ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, ये 2 है, इसके आगे 3 है, और इसके आगे यहाँ पे है 4, और यहाँ पे है 5, और यहाँ पे है 6, ठीक है। और ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा अभी 2 और 4 का कनेक्शन है, तो ये मेरा एज बनेगा 2 4, और ये 2 3 का कनेक्शन है, एक और एज बनेगा 2 3। अब मेरा 3 और 5 का कनेक्शन है, एक और एज बनेगा 3
5। सो दीज आर एजेस ऑफ ए ग्राफ, ये हमारे ग्राफ के अंदर एजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जब इन ग्राफ के ऊपर ट्रेवर्सल्स करनी होते हैं, फर्स्ट इससे पहले हम देखते हैं बिफोर दैट कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। हमारे पास जो सबसे पहले होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, दिस इज ए अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगर मेरा H24 लिखा है तो मैं बोलूँ, मैं समझूंगा कि 2 से 4 की तरफ भी रास्ता है और 4 से 2 की तरफ भी रास्ता है, दोनों का आपस में कनेक्शन है, दिस इज ए अनडायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन अगर मैं इस तरह डायरेक्शन लगा दूं, तो मैं और फिर मैं बोलूं कि मेरा डायरेक्टेड ग्राफ है और ये एज है 2 4, तो मैं फिर 4 से 2 का कनेक्शन नहीं समझूंगा, मुझे ये पता चल जाएगा सिर्फ 2 से 4 की तरफ कोई कनेक्शन जा रहा है। सो दिस इज ए डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक कनेक्शन बना दूं, तो क्या है, यहाँ से मैं ट्रेवर्स करके इस तरह से ट्रेवर्स करता रहूं तो दिस इज ए साइकिल, सो दिस इज ए साइक्लिक ग्राफ। और अगर मैं ये कनेक्शन खत्म कर दूं और फिर मैं एक साइकिल में नहीं जा सकता, मैं यहाँ से ट्रेवर्स करूंगा और वापस जिस नोड से मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। सो दिस इज बेसिकली ए ए साइक्लिक ग्राफ। और एक ग्राफ की एक और टर्म होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने इस 4 से स्टार्ट किया और मैं 4 से स्टार्ट करने के बाद वापस इधर आ गया हूँ, तो दिस इज ए पाथ। और अगर मैं 4 से जाके 5 पे चला जाता हूँ, दिस इज ए वॉक, ये मैंने एक वॉक की है। और यहाँ पे एक वॉक हो सकती है। सो दीज आर डिफरेंट टर्म्स, यू कैन फर्दर सर्च, और डिफरेंट बुक्स में इनके डिफरेंट हो गए, पाथ किसी के लिए यूज़ हो रहा होगा, वॉक किसी के लिए यूज़ हो रहा होगा। सो यू कैन सर्च, आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो हम अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं उनके अंदर ट्रेवर्सल्स हमने करनी होती हैं। तो ट्रीज के अंदर, सॉरी आई मिस्ड, के BFS DFS होता है, तो मैं यहाँ उसको यहाँ कवर कर लेता हूँ कि हमारे पास जो DFS होता है उसको होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। फॉर एग्जांपल मैंने 2 से सर्च स्टार्ट किया और 2 से मैं 4 की तरफ जाता हूँ, तो ये अब मैंने इससे आगे इसी डायरेक्शन में जाना है, सो दिस इज ए डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैंने इस तरफ आना है, तो अब मैं 4 को असेस नहीं करूंगा, मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा, दिस इज ए डेप्थ फर्स्ट सर्च। जहाँ पे मैं एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करूँ तो मैं उसी डायरेक्शन में जाता रहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं बोलूं कि पहले मैंने नियर जो नोड्स हैं उसको सेस करना है, जैसे मैंने पहले 4 को सेस करना है, साथ 3 को सेस करना है, फिर 3 के बाद 5 को सेस करना है, 3 का कोई और है उसको सेस करना है, फिर इस तरह से सेस करना है। सो दिस इज ए ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, क्योंकि मैं एक विड्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसको हम ऐसे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ढेर सारे डॉट्स हैं जो इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं इन डॉट्स पे ट्रेवर्सल स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं इस डॉट से स्टार्ट करूँ और मैं राइट पे मूव करूँ तो मैंने राइट पे ही जाना है, मैंने राइट के अलावा कहीं पे टर्न नहीं करना। जब मैंने तब टर्न करना है जब मैं खत्म हो जाऊं, फिर मैं यहाँ पे हूँ, देखूं राइट पे नहीं जा सकता, फिर मैं इधर हूँ और फिर मैं यहाँ से राइट जाऊँ, दिस इज ए डेप्थ फर्स्ट। लेकिन अगर इसी डॉट से मैंने ट्रेवर्सल स्टार्ट की, ठीक है, और मैं इस तरह भी गया, इस तरह भी गया, इस तरह भी गया, इस तरह भी गया, फिर यहाँ से इस तरह भी, इस तरह भी, तो दिस इज ए ब्रेथ फर्स्ट सर्च, कि मैं हर डायरेक्शन को सेम टाइम पर असेस कर रहा हूँ। सो दिस इज अ डेप्थ फर्स्ट, ठीक है। तो अब ये ट्रेवर्सल्स हमने करनी है, वी कैन नॉट डू दीज ट्रेवर्सल्स ऑन दीज एजेस, मुझे नहीं पता ये एजेस कहाँ से किस तरह जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन है, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं ग्राफ्स के ट्रेवर्सल्स के लिए। एक हमारे पास होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिफरेंट नोड्स हैं, 2 3 4 5 6, इनको मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ और इस तरह 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह लिखने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा क्या 2 से 3 रास्ता जा रहा है, जी बिल्कुल जा रहा है। तो 2 और 3, ये जो सेल बनेगा यहाँ पे 1 लिख लूंगा या ट्रू लिख लूंगा कि हाँ भाई आपके पास मेरा रास्ता जा रहा है। फिर 2 से 4 जा रहा है, तो मैं 2 और 4 के नीचे 1 लिख लूंगा। इस तरह जो भी मेरे सारी चीज़ें जा रही होंगी वहाँ पे मैं 1 1 लिखूंगा। सो दिस इज ए एडजेसेंसी मैट्रिक्स। बाकी सारी जगहों पे मैं फॉल्स या जीरो, वट एवर मुझे पसंद है, जो भी मैं करना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। दिस इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट में हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी यूज़ करते हैं पाइथन में, ठीक है। डिक्शनरी इजी, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज ए लिस्ट। उसमें हम क्या करते हैं, की में हम वर्टेक्स स्टोर कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 सारे मैंने स्टोर कर लिए, इनको 2 3 4 5 6, ये मेरी सारी कीज बन जाती हैं। इन कीज के वैल्यूज की जगह पे मैं एजेस डाल देता हूँ, ठीक है। मेरा एज है 2 से 4 पे, तो मैं इसकी जगह पे डाल दूंगा 4। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा तो मैं 4 में भी 2 को डाल दूंगा, लेकिन डायरेक्टेड होगा तो मैं 4 में 2 को नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ 2 में 4 को डालूंगा। दूसरा एज है 2 से 3 की तरफ, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 3 और 3 के अंदर मैं डाल दूंगा 2। सो इस तरह हम एडजेसेंसी लिस्ट एजिस की मदद से क्रिएट करते हैं। 3 का कनेक्शन है 5 के साथ और यहाँ पे 5 में ऐड कर दूंगा 3। सो दिस इज एडजेसेंसी लिस्ट। अब एडजेसेंसी लिस्ट जो हमारी स्टोर हुई हुई है, इसके ऊपर हम डिफरेंट ट्रेवर्सल्स करते हैं, ठीक है। 5 के साथ मैंने 6 ऐड कर दिया, 6 के अंदर मैंने 5 ऐड कर दिया, तो ये मेरा कनेक्शन है। 4 का कनेक्शन और किसी के साथ नहीं है, ठीक है।
तो ये मेरे कनेक्शन है, एडजेसेंसी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर ट्रेवर्सल्स करनी है, तो एक मेरे पास होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, एक होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करता हूँ, डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों तरीकों से हो सकती है। आप बेसिकली जो डेप्थ फर्स्ट सर्च को इजी तरीका होता है करने का, वो होता है रिकर्जन, बोथ इन ट्रीज एंड ग्राफ्स। ट्री का अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च देखें, सो दैट इज कि हम क्या करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च का एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें रूट पास करते हैं, और उसके बाद हम एक बेस केस बनाते हैं, इफ नॉट रूट, सॉरी, इफ नॉट रूट रिटर्न, तब आपने रिटर्न कर देना है, आगे ट्रैवर्सल रोक देनी है। उसके अलावा हम यहाँ पे लिखते हैं, इसी फंक्शन को सेम को कॉल करते हैं रूट डॉट लेफ्ट, वो लेफ्ट 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 जाता रहता है, और फिर हम कॉल करते हैं डीएफएस रूट डॉट राइट, वो राइट राइट जाता रहता है। और विच एवर थिंग वी वांट टू रिटर्न, वी वांट टू रिटर्न द समथिंग, और वी वांट टू अपेंड इन रिजल्ट, वी डू दैट। किस जगह पे करना है, यहाँ पे करना है, इसके बीच में करना है, इससे पहले करना है, पहले करेंगे प्री ऑर्डर, बीच में करेंगे इन ऑर्डर, बाद में करेंगे पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी ट्री की डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है। ग्राफ की अगर हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च करनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर साथ में अब इसको स्टार फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम एक सेट बनाते हैं विजिटेड। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं किसी साइकिल में तो नहीं फंस रहा हूँ। ठीक है, मैंने दोबारा से तो किसी एलिमेंट को ट्रेवर्स नहीं कर लिया। ठीक है, इसमें रूट पास करने के साथ साथ मैं ये सेट भी पास कर देता हूँ विजिटेड का, ताकि क्योंकि फंक्शन कॉल तो हर बार नए आर्गुमेंट लेती है ना, तो इसको मैं ये वाला आर्गुमेंट भी पास कर देता हूँ। ठीक है, अब नॉट रूट की जगह मैं बोल देता हूँ कि इफ रूट इन विजिटेड, तो आप रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर तो वो विजिटेड में है तो आप रिटर्न कर दो। अच्छा, अब मेरे पास लेफ्ट और राइट नहीं है, मेरे पास ये एडजेसेंसी लिस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, की का नाम भेजता हूँ और उसकी वैल्यूज़ को असेस कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो कि रूट के लिए दोबारा यही फंक्शन कॉल करो जैसे मैं पहले बोल रहा था इसको, लेकिन इस टाइम जो मेरा रूट होगा दैट विल बी द एजेस, द वैल्यू स्टोर इन की। तो मैं बोलूँगा फॉर रूट इन रेंज, फॉर रूट इन रेंज नहीं, फॉर रूट इन डिक्शनरी का नाम बोल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये डिक्शनरी का नाम ग्राफ है, और उसके अंदर की के अंदर मैं जो पास हुआ था इसको ऊपर से रूट वो सेंड कर दूंगा। तो इसको आप रूट लिखें या इसको आप आई लिख दें, चेंज कर दें ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। सो दिस इज बेसिकली ए ट्रेवर्सल विच इज डीएफएस ऑन ए ग्राफ। लेकिन इसके अंदर कनेक्टेड ग्राफ होगा तो हम ये कर पाएंगे, अगर कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड ग्राफ है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन ग्राफ, इससे सारी कीज असेस करके हर की के ऊपर कॉल करता हूँ। लेकिन तब कॉल करूँगा कि अगर पहले से कॉल नहीं हुई हुई है, अगर पहले से वो विजिटेड में नहीं है, देन आई विल कॉल डीएफएस ऑन दैट की, ताकि मेरी कोई की रह ना जाए। अगर किसी कोई ऐसी की, कोई ऐसा नोड था यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 7 था, तो ये सारे तो ट्रेवर्स हो गए, 7 नहीं होगा बिकॉज वो किसी की एडजस्ट नोड उसमें एजेस में नहीं था। तो 7 के लिए मुझे अलग से फॉर लूप लगाना पड़ा है ताकि वो सारी कीज को भी असेस करे, 7 के अलावा अगर कोई भी है फिर भी वो असेस करे। सो दिस इज ए डीएफएस ऑफ ए ग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब हम जब कोई ट्री होता है हमारे पास तो उसका हम बीएफएस कैसे करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। बीएफएस करने के लिए हमें क्यू चाहिए होता है। क्यू किस लिए चाहिए होता है, कि जो हम नोड ऐड कर रहे हैं डीएफएस के अंदर, डीएफएस में तो हम ये करते हैं ना कि नोड का लेफ्ट जाना शुरू करते हैं, इधर आए लेफ्ट पे, फिर फर्दर लेफ्ट पे आए, फिर लेफ्ट पे गए, फिर वापसी पे हमने राइट देखा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब ये लेफ्ट से फर्दर लेफ्ट जाऊँ ना, तो मैं साथ ही इसका राइट भी देख लूँ, और इसके राइट को देखने के बाद उसको पहले असेस करूं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से लाइन बनाता हूँ इनकी, और कहता हूँ भाई आप सब लोग लाइन में लग जाओ। इस लाइन को बोलता हूँ कि ये क्यू है मेरी। ठीक है, अब ये रूट है, सबसे पहले इस रूट को मैंने इस लाइन के अंदर रख दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस रूट को असेस करना है जब, तो मैं देखूंगा इसके कितने चिल्ड्रन हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पे डीएफएस में तो मैंने फुल लेफ्ट जाना है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साथ ही लेफ्ट जाऊंगा साथ ही राइट जाऊंगा, लेफ्ट के ऊपर ट्रेवर्स कर जाऊंगा और उसको स्टोर कर दूंगा यहाँ पे, फिर राइट को देखूंगा, राइट को स्टोर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और रूट को यहाँ से खत्म कर दूंगा। इसकी कहानी खत्म, इसके दोनों बच्चों को मैंने लाइन में लगा दिया। अब आऊंगा लेफ्ट के ऊपर, ये आ गया लेफ्ट मेरा इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ से आगे कहानी करूंगा, इसके जो आगे लेफ्ट और राइट हैं उनको मैं लाइन में लगा दूंगा। इसका लेफ्ट ये है और इसका राइट ये है, तो इनको लगा दूंगा लाइन में, लेफ्ट और राइट। और ये वाला जो मैं अपने रिजल्ट में डाल दूंगा, यहाँ से खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से फर्दर आगे नहीं जाना, बल्कि इसका जो राइट था ना उसके पास जाना है। इसका राइट
शुक्र है मैंने लाइन में पहले लगाया हुआ था। इसके पास जाऊंगा, बोलूंगा अपने चाइल्ड बताओ। ये बोलेगा मेरा लेफ्ट ये है और मेरा राइट ये है, तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, इनको मैं क्यू में डालूंगा। तो इस तरह से मैं पॉप कर करके रिजल्ट में डालता जा रहा हूँ, और पॉप करने के साथ साथ, रिजल्ट में डालने के साथ साथ, उसके फर्दर जो लेफ्ट और राइट है उनको लाइन में लगाता जा रहा हूँ। सो दिस इज BFS इन ए ट्री। ठीक है। ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर भी BFS बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसे हमने DFS का आपस में रिलेशन बनाया था, इसी तरह हम BFS का रिलेशन बना के देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें चाइल्ड नहीं है, इसके अंदर मेरे पास एजेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी एज डालूंगा ना इसका, अब पहले मैं क्या करता था, इसके ये 3 एजेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक नोड है 2 और ये एक नोड है 5, इसके 3 एजेस हैं। पहले मैं क्या करता था, 2 के इस एज पे आता था, इसके लिए DFS कॉल करता था। इसके इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पड़ी होती थी, इसके पहले पे जाता था, इसके लिए कॉल करता था। तो मैं एक डायरेक्शन में जा रहा था, फिर इसके उस पे जाता था, पहले वाले पे कॉल करता था। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको कॉल करूँ पहले वाले को, तो इसके एजिस पे जाने से पहले मैं इनको असेस करूं, जो इसके बाकी पड़े हुए हैं लाइन के अंदर, पहले इनको असेस करूं फिर इसके आगे निकलूं। तो उसके लिए मैं इनको क्यू में डाल दूंगा। ठीक है। क्या करूंगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लाइन में इधर लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल ये इसके 3 एलिमेंट्स थे, पहले पहले वाला लगाया, और ये पहले वाले के, ये पहले वाला 2 था, ये लगाया, इसके तीनों यहाँ पे मैंने लाइन में लगा दिए। अब पहले वाले को असेस करूंगा यहाँ से पॉप लेफ्ट करके, ये असेस किया इसके, ये फॉर एग्जांपल 5 था। अब 5 के अगले जो तीनों हैं वो आगे लाइन में लगाऊंगा। इसके वाले जो पहले पड़े हुए थे ना, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, पहले ये पॉप लेफ्ट करूंगा फिर इनके इस तरह करूंगा। तो इस तरह हम BFS करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछें। किसी की एडिशन है तो एडिशन भी कर सकते हैं। देर इज समथिंग जो आप बाद में रिमाइंड करने के लिए खुद को अभी बोल सकते हैं, क्या आप ये सेशन देखें हैं और आपको रिवाइज हो जाए सब कुछ। अच्छा सर, रिकर्जन वाला रह गया, तो वो अगर आप मुझे देंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, रिकर्जन को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं इससे पहले ना ग्राफ कंप्लीट कर लेता हूँ, ओके टोपोलॉजिकल सर। सॉर्ट सॉर्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। और बल्कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट BFS ही है, ठीक है, उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। BFS के अंदर ही जब आप एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, आप उनके साथ उनके वेट्स को भी ऐड कर देते हैं, और डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। डिस्टेंस को ऐड करेंगे और फिर उनको सेस करेंगे, दैट्स इट जिस्ट्रा। और उसके बाद अगर आप वेट्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, टोपोलॉजिकल में हम ये करते हैं कि हम ना सारे एलिमेंट्स को ना एक वैल्यू दे देते हैं, और फिर हर आइट्रेशन में, फॉर एग्जांपल मेरे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट को हम देखते हैं, यस। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, और ये 2 है, इससे आगे मेरे पास 2 नोड जा रहे हैं, एक है 3 और एक है 4। ठीक है। और इसके आगे मेरे पास जा रहा है 5 और 6। तो मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या करना है, जो सबसे पहले है ना रूट है, सबसे पहले उसको सेस करना है। फिर जिनके अंदर नेक्स्ट जो वो जा रहे हैं ना, नेक्स्ट एजेस, फर्स्ट एजेस जा रहे हैं, फिर उनको असेस करना है। फिर उससे आगे असेस करना है, BFS की तरह ही है अगर आप देखें। तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट, इसमें हम क्या करते हैं फिर, कि हम उनको पहले असेस करें कि जिन जो डायरेक्ट कनेक्शन में है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कनेक्शंस को असेस करें। तो इसके लिए हम एक इन डिग्रीज का अरे बनाते हैं। इन डिग्री के अंदर मैं ये रख लेता हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है उसकी, उसके अंदर कितनी लाइनें इस टाइम आ रही हैं अभी तक जो मैंने देखा। तो अब मैं देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि सब के जो वैल्यूज होती है ना, उनके अंदर देखता हूँ कि सबसे कम इन डिग्री किसकी है। तो वो मैंने देखा 2 की कम, सबसे कम इन डिग्री है, 0 इन डिग्री है ना इस टाइम इसकी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले असेस करूँगा 2 को। ठीक है। और 2 को असेस करने के बाद जो भी इसके चाइल्ड होंगे ना, उनकी इन डिग्री में ऐड कर दूंगा 1 1, और उनके आगे जो होंगे ना उनकी डिग्री में ऐड कर दूंगा 2 2। अब जब मैंने 2 को असेस कर लिया ना, 2 को असेस करने के बाद सारों की ये जो इन डिग्रीज थी 2 के चाइल्ड की, उनको एक एक रिड्यूस कर दूंगा। अब 2 का चाइल्ड है 3 और 5, इनको एक एक रिड्यूस करूंगा, ये बन जाएंगी 0। अब दोबारा से ट्रावर्सल करूंगा, देखूंगा जो जो 0 वाले हैं उनको प्रिंट कर दूंगा, 3 और 5। अब 3 और 5 को प्रिंट करने के बाद देखूंगा कि 3 की लाइन किसके अंदर जा रही थी, उसको भी
एक रिड्यूस कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, और फिर 5 की लाइन किस में जाती है उसको भी रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। और फिर इनका ताल्लुक 2 से भी था, तो 2 के लिए भी इनको 2 के टाइम पे मैंने इनको रिड्यूस कर दिया, तो अब ये 0 बनेंगे। मतलब इस तरह हम करते हैं कि इन डिग्रीज उनकी रिड्यूस करते जाते हैं, जिस जिसकी इन डिग्री 0 बनती जाती है उसको हम अपने रिजल्ट में ऐड करते जाते हैं। दिस इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आ गई, कि अभी हम देख रहे थे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, इसको हम फिबोनाची से ही सीरीज से ही देखेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। इसको देखते हैं। ओके, चैट में अगर आप अनम्यूट करते जाएं तो बहुत अच्छा होगा, चैट में साथ साथ नहीं देख पाऊंगा। अच्छा, अब हमारे पास फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज जो है ना, एक सिंपल काउंटिंग होती है। पहले दो नंबर है ना वो होंगे 0 और 1, इसके बाद जो भी नंबर आएगा ना पिछले दो का सम होगा, ठीक है। 0 और 1 का सम बनता है 1, फिर पिछले दो, अब अगला नंबर है पिछले दो का सम है, 1 और 1 का सम 2, अगला नंबर 3, अगला नंबर 5, अगला नंबर 8, और अगला नंबर 13। इस तरह हमारी फिबोनाची सीरीज बनती है। तो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल, मैं जस्ट अभी रिवाइज कर रहा हूँ। तो अब रिकर्जन अगर हम करते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन हम डिफाइन करते हैं फिबोनाची सीरीज का, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो हम एक बेस केस बनाते हैं, इफ n इज इक्वल टू 0, तो आपने रिटर्न कर देना है 0, कि जब n यहाँ हमारा यहाँ पर है ना इस जगह पे, तो आपने 0 रिटर्न कर देना है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम अगला बेस केस बताते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हमारा n 1 के बराबर है तो आपने क्या करना है, रिटर्न कर देना है 1। तो ये हमारा n अगर यहाँ पर है तो 1 रिटर्न करना है। इसके बाद अगर हमारा n है ना, इसके बाद वाला n है, तो हमने क्या करना है, क्या रिटर्न करना है, रिटर्न इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करना है n-1 के ऊपर, और उसके अंदर ऐड कर देना है n-2 के ऊपर कॉल किया हुआ फंक्शन। तो ये हमारा फिबोनाची सीरीज का कोड होता है, रिकर्सिव कोड, ठीक है। रिकर्जन को फिर अभी सर सफीउल्लाह भी बताएंगे। तो ये हमारे पास रिकर्सिव कोड होता है। तो इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें कि मैंने पास किया ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है, इंडेक्स देखते हैं अभी, 0 1 2 3 4 5। मैंने इसको 5 पास किया, मुझे रिजल्ट आना चाहिए 5, वो तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो कैसे आ रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने 5 के लिए जब कॉल किया तो ये वाली केस भी हिट नहीं होगा, ये वाला केस भी हिट नहीं होगा। यहाँ पे आऊँगा, फिब ऑफ n-1, यहाँ पे जाएगा 5 - 1 4, ये 4 के लिए कॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएगा 4, यहाँ पे आएगा, और फिर ये जाएगा n-1 3 के लिए कॉल हो जाएगा, फिर ये जाएगा 2 के लिए कॉल हो जाएगा, फिर जाएगा 1 के लिए कॉल होगा। जब 1 के लिए कॉल होगा तो हमारा बेस केस हिट हो जाएगा, ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे इसी चीज को, 1 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन जब 1 को रिटर्न करेगा ना, तो अगली स्टेटमेंट रहती थी जब 2 का फंक्शन चल रहा था, तो 2 के लिए ये कॉल करेगा यहाँ पे 0 को भी, n-2 को भी कॉल करेगा। जब 0 को कॉल करेगा तो हमारा रिटर्न हो जाएगा 0। अब जो हमारा फंक्शन कॉल हुआ था ना 3 का, 3 ने 2 को कॉल किया था, 2 ने आगे 1 और 0 को कॉल किया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वाले जो फंक्शन था ना, जो कॉल हुआ था अलग से, जिसको 3 ने कॉल किया था, वो कॉल हुआ था fib ऑफ 2, वो रिटर्न ला के दे देगा हमें क्या चीज़, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम बनेगा 1। तो हमें जो 2 फंक्शन था वो 1 ला के रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन 3 के लिए एक और फंक्शन भी कॉल होगा। अभी 3 यहाँ पे कॉल हुआ है ना, जिसने 2 को कॉल किया है, 3 - 1 2 को। अब 3 - 2 भी कॉल होगा जो कि 1 के बराबर है, ये वाला फंक्शन रहता था 3 वाला, ये कॉल होगा। ये जब कॉल होगा तो यहाँ पे आएगा 1, और ये 1 रिटर्न हो जाएगा एज इट इज। अब जब 4 ने कॉल किया था ना, उसने यहाँ पे 3 को कॉल किया था, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा हमारे पास 2। लेकिन यहाँ पे जब 4 के बारे में फंक्शन कॉलिंग हुई थी तो ये कोड रहता था। अब 4 इसको कॉल करेगा तो यहाँ पे 2 कॉल होगा, 2 दोबारा से कॉल करेगा 1 को और 0 को। फिर 5 ने कॉल किया था 4 को, लेकिन 5 का ये वाला कोड रहता था, तो 5 - 2 3, ये 3 को कॉल करेगा,
और इसी तरह 3 अपनी पूरी कहानी करेगा, 2 को कॉल करेगा और 1 को कॉल करेगा, 1 तो इधर से रिटर्न हो जाएगा, 2 आगे कॉल करेगा 1 को और 0 को। सो दिस इज हाउ रिकर्जन इज वर्किंग। जिनको मैंने सर्कल किया वो रिटर्न वैल्यूज हैं और बाकी सारी फंक्शन कॉल्स हैं। ठीक है, तो इसको आप रिकर्जन का टॉपिक देखें हमारे सेशन को तो इंशाल्लाह समझ आएगा। अभी हम वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। तो ये हमारा रिकर्जन चल रहा है। अगर आप देखें तो हम कुछ डबल काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं 2 के लिए इस जगह पे कैलकुलेशन कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेशन और यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत। 3 के लिए मैं यहाँ कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ से करने की, यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने कोड के अंदर मेमोराइजेशन ऐड करते हैं कि एक बार मैंने जो कैलकुलेशन कर ली तो भाई आप क्या करो, उस कैलकुलेशन को रिटर्न कर दो, अगर नहीं हुई फिर कैलकुलेशन करो। तो मैं ऐसे बोलता हूँ यहाँ पे अपने कोड में थोड़ी सी चेंज करता हूँ कि वो चेंज क्या होगी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये मैंने कोड था ना, इसमें मैं बोलूँगा एक, इस आप ऐसा करो, यहाँ पे ना एक मेमो बना लो। ठीक है, जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करो, एक डिक्शनरी बना लो आप मेमो की के अंदर आप रखो 3 4 जो भी फंक्शन कॉल उस टाइम हुई हुई है, 3 2 वो की में रखो, और वैल्यू में जो उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया ना वो रखते जाओ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आपने ना रिटर्न करना है मेमो ऑफ एन इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या करेगा कि मेरी जो अभी एन कॉल हुआ है ना, उस डिक्शनरी में जाके उसकी जगह पे ये दोनों फंक्शनों का रिजल्ट लिख देगा। ठीक है, अब लिख तो देगा यहाँ पे, लेकिन अब मैं रिटर्न भी तो करना है ना, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने लिख दिया कि 3 का रिजल्ट ये है, 2 का रिजल्ट ये है। तो अब जब मैं यहाँ पे 2 पे आऊँ या 3 पे आऊँ तो मुझे दोबारा से कैलकुलेशन दोबारा से सेव ना करना पड़े, बल्कि मैं उसी टाइम रिटर्न कर दूँ अगर वो पहले से उधर है। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन डाल दूंगा कि भाई अगर तो आप पहले से उधर हो, मौजूद हो, इफ मेमो ऑफ एन, अगर तो ये अवेलेबल है आपके पास, तो फिर आप क्या करो, ये चीज रिटर्न कर दो, रिटर्न मेमो ऑफ एन, इसकी जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। तो दिस इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग यही है कि हम जो पहले काम कर चुके हैं ना, उसको हम बार बार ना करें, उसको हम स्टोर करते जाएं और रिटर्न करते जाएं। सो दिस इज डायनामिक प्रोग्रामिंग मेमोराइजेशन। फिर होता है एक टेबुलेशन। टेबुलेशन में मैं क्या करूं कि मैं इस रिकर्जन करूं ही ना, रिकर्जन करने के बजाय अगर मैंने इसी तरह सीरीज बनानी है ना, एक जो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह चल रही है, तो मैं सीरीज ही ऐसे बनाना शुरू कर दूं। मैं बोलूं कि एन इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो कर दो, इफ एन इज इक्वल टू वन वन कर दो, और उसके बाद आप क्या करो, एन इज इक्वल टू n-1 प्लस n-2। फंक्शन ना लिखूं, सिर्फ ये वैल्यूज लिख लूं। तो ये जब n इज इक्वल टू 1 होगा 1 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 होगा तो ये इन दोनों को ऐड करेगा, n इज इक्वल टू 3 होगा तो ये इन दोनों को ऐड करेगा। तो ये हम मैं क्या करूं, इस तरह से एक अरे के अंदर स्टोर करता जाऊं। ठीक है, तो ये होता है टेबुलेशन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अरे भी ना बनाऊं, वेरिएबल्स बना लूं। ठीक है, ए बी और सी। अब मेरा नंबर है फिबोनाची के फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, तो आप क्या करो कि जब आप ये नंबर कैलकुलेट करो ज़ीरो, तो आप ज़ीरो रिटर्न कर दो अगर ए ज़ीरो के बराबर है, ए को रख लो यहाँ पे और बी को रख लो यहाँ पे। ठीक है, अगर तो मेरा अब नंबर आ गया है 1 के बराबर तो आप 1 रिटर्न कर दो। ठीक है, लेकिन अब मेरा अगर इसके अलावा कुछ आया है, ठीक है, ये आया है सी, यहाँ पे आ गया सी, कैलकुलेट करना है मैंने फॉर एग्जांपल, तो आप कर दो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इन दोनों को, पिछले वालों को ऐड कर दो, सी उसके बराबर कर दो, तो सी उसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी करेगा 0 + 1 1 के बराबर आ जाएगा, एक वेरी। अब क्या करो, जब आप ये काम कर दो तो ये जो सी है अब आपने इसको यहाँ कर देना है, क्योंकि अब आपने अगला नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सी को आपने नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा ना, फॉर लूप फॉर सी इन रेंज ऑफ n+1, मैं n को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ तो वो फिर सी उस रेंज में चलेगा, 0 1 2 3 4 चलता रहेगा। तो सी तो इस तरह मेरा चेंज हो रहा है हर बारी में, पहले यहाँ जाएगा फॉर, अगले फॉर लूप में यहाँ जाएगा, अगले फॉर लूप में यहाँ जाएगा, अगले सी वाला काम तो मेरा हो गया।
अब जब मैं क्या करूं, जब मैं सी को यहां लेके आऊं ना, तो मैं अपने बी को लेके आऊं इधर, ठीक है, और अपने ए को लेके आऊं इधर, ठीक है। वो वाला काम मैंने करना है। तो मैं क्या बोलूं कि जो मेरा ए है उसको कर दो इज इक्वल टू बी, ठीक है, और जो मेरा बी है इसको कर दो इज इक्वल टू सी। जहाँ पे सी था वहाँ पे बी आ जाएगा, जहाँ पे बी था वहाँ पे ए आ जाएगा। दिस इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, या कोई एडिशन, या मैंने कुछ गलत कवर कर दिया हो तो यू कैन रेक्टिफाई, ऐड, इम्प्रूव, वट एवर। कोई, हाँ, बिट मैनिपुलेशन स्किप हो गया, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। बिट मैनिपुलेशन में क्या होता है कि हमारे पास ना, हम देखते हैं कि हम बिट्स के जरिए कैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हमारा एक तो होता है ना कि हमारे पास कोई भी नंबर है डेसिमल की फॉर्म में, हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम उस नंबर को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और इस नंबर को टू से डिवाइड करते हैं। टू से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ लिखते रहते हैं, ठीक है। तो ये हम टू से डिवाइड करते जा रहे हैं और रिमाइंडर यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। जब हमारा एंड पे वन या जीरो बच जाए, इसके अलावा कुछ ना बने, तो ये हमारा बाइनरी जनरेट हो जाता है। तो ये हमारा बाइनरी जनरेट होके ऐसे हम लिख देंगे। तो दिस इज फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब बाइनरी से डेसिमल में करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए बाइनरी नंबर, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ डेसिमल में। तो मैं टू रेज टू पावर जीरो से स्टार्ट करूंगा और इस तरह से इसको करता जाऊंगा ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा टू रेज पावर जीरो इज इक्वल टू वन, मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, टू रेज पावर वन इज इक्वल टू टू, मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो। 2 raised power 2 is 4 multiplied by 1 is equal to 4. 2 raised power 3 is 8 multiplied by 0 is equal to 0. 2 raised power 4 is 16 multiplied by 1 is 16। इन सबको आपस में प्लस करूंगा। जब ये सारे आपस में प्लस होंगे दैट विल बी इक्वल टू 20, बिकॉज 16 प्लस 4 इज 20। जीरो प्लस करके कुछ भी नहीं करेंगे। सो दिस इज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड दिस इज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसके अलावा भी और कन्वर्जन के बहुत से मेथड्स हैं, यू कैन लर्न देम एंड प्रैक्टिस देम। हम मैंने बस दो मेंशन किए। अच्छा, अब बाइनरी एडिशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो नंबर हैं 1 0 1 0 1, 1 0 1 1, इन दोनों को मैंने ऐड करना है। तो अब हम नॉर्मली जब कोई नंबर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूँ 63 के अंदर 87, तो हम क्या करते हैं, 7 और 3 को ऐड करते हैं, 10 बनता है और 1 कैरी ले जाते हैं, ठीक है। और फिर 1 और 6 7 और फिर 18 और फिर 1 कैरी ले जाते हैं। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। अब मेरे पास ना बाइनरी में तो सिर्फ जीरो और वन ही होता है, तो वन और वन बनेगा टू। टू को मैं देखूंगा बाइनरी में क्या है, ये है वन जीरो के बराबर। जीरो यहाँ रखूंगा, वन को कैरी ले जाऊंगा, फिर देखूंगा वन प्लस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू टू, फिर मेरे पास यही चीज बन गई। जीरो यहाँ रखूंगा, वन कैरी ले जाऊंगा, फिर देखूंगा वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, फिर यहाँ पे कैरी, इस तरह कैरी लेता जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास एंड पे वन कैरी आएगा, होगा यहाँ पे जीरो, तो ये वन। तो दिस इज एडिशन ऑफ दीज टू बाइनरी नंबर्स। सब्ट्रैक्शन करनी है अगर मैंने, तो इस तरह मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, फिर कैरी लेना पड़ेगा इसके लिए। सो इसका आसान तरीका ये होता है कि हम टूज कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई भी नंबर है उसका टूज कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, टूज कम्प्लीमेंट लेने के लिए हम उस नंबर को फुल जो भी फॉर्म है ना उसमें लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम स्टोरिंग माई नंबर इन फॉर्म ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स की फॉर्म में लिखता हूँ, उसको इनवर्स कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे वन, जहाँ पे वन होगा वहाँ पे जीरो, ये हो गया वंस कम्प्लीमेंट। और इसके अंदर प्लस वन करूंगा तो ये बन जाएगा टूज कम्प्लीमेंट। तो दिस इज टूज कम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। अब ये जो नंबर है ना, ये इसका नेगेटिव नंबर है। और क्या करूंगा, जो मोस्ट मेरी बिट होगी ना लेफ्ट वाली, उसको वन रखूंगा तो दिस इज नेगेटिव, अगर जीरो रखूंगा तो दिस नंबर इज पॉजिटिव। तो मैं इस तरह से इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो टूज कम्प्लीमेंट का नंबर ओरिजिनल नंबर के अंदर जब ऐड करेंगे तो इसको हम सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, कि ये हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कि ये ओरिजिनल नंबर था कोई भी, और ये जो दूसरा ओरिजिनल नंबर था उसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो आई एम बेसिकली एडिंग, बट आई एम डूइंग सब्ट्रैक्शन ऑफ दोज ओरिजिनल नंबर्स। तो इस तरह हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाइनरी में ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है और ऑपरेटर, एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है एक्स और ऑपरेटर, और एक होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। और ठीक है, तो और हमारे पास माइनस में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव ऑपरेटर यूज करके। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अब और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों वैल्यूज अगर सेम हो
वन वन हो तो वो वन रिटर्न करता है, दोनों जीरो हो तो वो जीरो रिटर्न करता है, अगर एक भी वन होगी तो वो वन रिटर्न कर देगा, ठीक है। एक भी अगर वन होगी तो दिस इज और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों वन होंगे तो ही वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा, दिस इज एंड ऑपरेटर। एक्स और ऑपरेटर क्या करता है, उसको डिफरेंट लोग पसंद हैं, वो एक चीज से बोर हो जाता है, ठीक है, उसको एक चीज नहीं चाहिए, डिफरेंट लोग चाहिए, तो जहाँ पे सेम चीजें होंगी वहां पे जीरो कर देगा, जहाँ पे डिफरेंट चीजें होंगी वन कर देगा। सो दिस इज बेसिकली एक्स और ऑपरेटर, जो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्स और ऑपरेटर के बड़े मजे की कुछ चीजें हैं। मेरे पास एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, ठीक है। अब ए को अगर मैं जीरो के साथ एक्स और करता हूं तो मेरे पास वापस ए ही आ जाता है। ए को मैं अगर एक्स और करता हूं ए के साथ तो दोनों सेम चीजें होंगी तो मेरे पास जीरो आता है, सेम एक्स और को पसंद नहीं, वो उसको जीरो कर देता है। इससे हम नंबर स्वैपिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मेरे पास एक नंबर है ए इज इक्वल टू 5 और एक और नंबर है बी इज इक्वल टू 6। नॉर्मल स्वैपिंग कैसे होती है, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें हम ए की वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम ए को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने ए को टेम्परेरी में रखा था, ए इज इक्वल टू बी कर देते हैं और बी इज इक्वल टू टेम्परेरी कर देते हैं, क्योंकि अब ए में बी आ चुका है ना। तो तो इस तरह हम कोई भी नंबर स्वैपिंग करते हैं। दिस नंबर स्वैपिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्स और ऑपरेटर। एक्स और ऑपरेटर में हम कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू ए एक्स और बी, बी इज इक्वल टू ए एक्स और बी, ए इज इक्वल टू ए एक्स और बी। इस तरह से अगर आप करेंगे सो दैट विल बी जस्ट लाइक क्रिएटिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल एंड देन स्विचिंग। तो एक्स और ऑपरेटर क्या करेगा कि हमारे पास अगर हम इसको देखें ए एक्स और बी को, एक्स और ए एक्स और बी, अब ए एक्स और बी, ए की जगह ये आ चुका होगा और इसके साथ बी, तो ये बी बी कैंसिल हो गया, तो ए हमारे पास बी में आ जाएगा, ठीक है। और ए के अंदर अभी हमारे बी के अंदर हमारे पास ए आ चुका है, ठीक है, ये तो सब एग्री कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये बी बी कैंसिल हो गया ना। ए में इस टाइम ये पड़ा हुआ है ए एक्स और बी, ए के अंदर दोबारा ये कॉल करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, हाँ, ए एक्स और बी, तो ए के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है ए एक्स और बी, और बी के अंदर ए पड़ा हुआ है, अब ये ए से कैंसिल और ए के अंदर बी आ जाएगा। दिस इज अ वे ऑफ नंबर स्वैपिंग यूजिंग एक्स और ऑपरेटर। इसके अलावा एक्स और ऑपरेटर हम क्या कर सकते हैं, बिट सेट कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं, सेट बिट चेक करने के लिए हम लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर करते हैं। ये सारी चीज़ें आप बिट मैनिपुलेशन के टॉपिक में जो सेशन में कवर हुआ है उसमें देख सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें, या एडिशन हो तो कर दें। Okay, thank you so much, everyone. That's all from my side. Now, I would like everyone to share your feedback. Not everyone, whoever wants to share feedback. That should not be one-sided feedback. मतलब आप उसमें बताएं कि how can I improve myself or any other trainer in this session. उसके बारे में अगर आपकी कोई feedback है तो you are most welcome, more than welcome. अच्छा सर, मैं अपना फर्स्टली शेयर करना चाहूँगा फीडबैक। एक तो आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी कुछ इस चीज़ से इम्प्रूव किया है, इवन के सेशन के अंदर प्रेजेंट करके, क्योंकि अगर हम डिस्कशन ही ना करते तो हमारे लिए चीज़ें जो सी वो गार्बेज की तरह हैं। और बहुत सारे लोग जो डीएसए करते हैं, वो उनकी वन ऑफ द मेजर मिस्टेक वो क्या करते हैं कि कोड को मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं। मैंने इस चीज़ को, चूंकि मैं जब भी कोई चीज़ सीखता हूँ उसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ देखता हूँ। तो अभी भी आप जितने भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे तो इसको मैं रिलेट कर रहा था कि कैसे यहाँ पे कौन सी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल फिट रहेगी, तो ताकि मुझे फ्यूचर में वो बेनिफिशियल रहे। जिस तरह हम बचपन में कहानियां सुनते आते हैं ना कि वो एक दफ़ा एक लड़का जो आवाज देता है, शेर आ गया शेर आ गया। तो इस तरह अगर वो कहानी को और इस तरह से हम अपने डीएसए के कॉन्सेप्ट को रिलेट करके चीज़ें सीखें ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है इन फ्यूचर, और लॉन्ग टर्म हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहती है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट। और आपने काफ़ी कुछ चीज़ों को जो कि एडवांस चीज़ें थी उनको इन अ बिगनर लेवल के ऊपर एक्सप्लेन किया, तो हैट्स ऑफ टू यू सर। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सो सर। मच। वालेकुम अस्सलाम। सो
want to add my feedback. Actually, Sir Hamza is the first person जिन्होंने मुझे पाइथन और कोडिंग सिखाया था। और डीएसए का मैं सर का प्रॉपर सेशन तो नहीं ले सकी, आई वॉज बिजी समवेयर, बट जितना भी मैंने लर्न किया है लाइक इट्स अमेजिंग। मुझे इतना टफ डीएसए लगता था, लेकिन आपने उसे जस्ट लाइक पाइथन पीस ऑफ केक बना दिया, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सीएस बैकग्राउंड के नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे कभी कोडिंग पाइथन की चीजें आ ही नहीं सकती, लेकिन सर का टीचिंग स्टाइल और जिस तरह सर पूरी सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, तो दैट्स अमेजिंग। एंड सर हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अमेजिंग डीएसए का सेशन रन किया है। अभी तक मैंने ऐसा कोई सेशन नहीं देखा जिसमें हर चीज को आपने एग्जाम्पल से लेके उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, यानी हमें रीजन बताई है। बाकी जितने भी सेशन यूजुअली हम देखते थे वो यही होता था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाते थे, हमें क्वेश्चन की समझ नहीं आती थी। स्पेशली अगर मैं अपने जैसे जो नॉन सीएस के बच्चे हैं उनको रिलेट करूँ, या इवन सीएस के लोगों को भी रिलेट करूँ, तो आपने हमें कोर पर्पस बता दिया, बेसिक कंसेप्ट दे दिया। अब कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए हम उसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन अमेजिंग सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, आई विल शेयर माय वर्ड्स इन द एंड, उससे पहले बाकी लोग शेयर कर लें। जी सर, मैं भी कुछ ऐड करूँगा। थैंक यू सो मच सर। लाइक इंस्टीट्यूट के मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो हेड्स अप टू यू। लाइक आपने जितने भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स थे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मुझे नहीं पता था, तो लाइक इसके जो अंडर द हुड क्या चल रहा होता है, और इतने इतने एनर्जेटिक वे में आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर। और लाइक यू आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर एट आई गुड गुरु वी हैव द प्रिविलेज। लाइक थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं अपना फीडबैक देना चाहूँगी कि मैंने रेगुलरली तो नहीं ज्वाइन किया, लेकिन मैंने जितने भी सेशन लिए ना उनमें हर किसी में मुझे कुछ नया सीखने को मिला है। मेरे कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी गैप थे, जो मेरे आपके सेशन से कवर हुए हैं। आपका जो सेशन है उसका ये होता है कि आप कम टाइम में ना ज़्यादा चीज़ें कवर करवा देते हैं। लाइक आपकी स्पीड और जो फ्लुएंसी है ना, वो समझ भी आती है और कम टाइम में हम ज़्यादा भी सीख जाते हैं। तो आप वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर हैं। मैंने ज़्यादा ट्रेनर्स जो है ना अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है गुड गुरु को, 3-4 सेशंस ही लिए हैं, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट ट्रेनर आप हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। अच्छा, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, कोई सेशन की फीडबैक भी देना, सेशन को इम्प्रूव कैसे किया जाए फर्दर, अगर हम बाद में मैं कभी पढ़ाऊँ। सर आपका टीचिंग स्टाइल इतना बेस्ट है कि हम चाहेंगे आप इम्प्रूवमेंट ना ही करें, जो है उसी वे में आप डिलीवर करें। मतलब मेरा तो ये पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूंगी। सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी कैसे आई है। मीन्स कि अगर आप एक एल्गोरिदम जब आप करते थे, जब डीएसए आप करते थे, तो आप इजी प्रॉब्लम से सॉल्व करते थे या डायरेक्ट हार्ड की तरफ जाते थे? क्या क्या अप्रोच क्या थी आपकी? अच्छा सर, मैं इसमें अगर हकीकत बात बताऊं तो मेरी सिर्फ नीयत का मामला है कि मैं चाहता हूं कि सब लोगों के साथ अच्छे से चीज़ें शेयर करूं। तो मैं क्या करता हूं कि सेशन से पहले ये सोचता हूं कि अगर कोई बंदा है ना जिसको उस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता, तो उसको मैं चीज़ कैसे समझा सकता हूँ। वो चीज़ मैं सोचता हूँ, कोई एग्जांपल सोचता हूँ रियल लाइफ से, और वो मैं आके सेशन में बताता हूँ। इससे ये लगता है कि मुझे पता नहीं कितना ज़्यादा आता है। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज करूँ कि मैंने कितने लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो सारे लोग भाग जाएंगे। ठीक है, अभी वरना अगर मैं नहीं बताता ना तो सब लोग समझते हैं मैंने पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, कितनी पढ़ाई की हुई है, पता नहीं क्या किया हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आई कोड गुरु प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि यहाँ पे आप प्रेजेंट करेंगे ना, तो आपको प्रेजेंट करने से कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप चीज़ें साथ साथ लर्न भी करेंगे। जो आप खुद से यूट्यूब पे वीडियोस देख के, या उस तरह से मैंने यूट्यूब की वीडियोस देखना शुरू की थी लीड कोड पर, डीएसए पर। तो उसमें आखिरी जो वीडियो थी ना, उसने ये बोला था भाई जितनी वीडियोस देख लो, 1000 देख लो, मिलियन देख लो, लीड कोड नहीं आएगा जब तक जाके खुद नहीं करोगे। तो वो मेरे दिल पे बात बैठ गई। फिर मैंने सेशन स्टार्ट किया, इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली, इतने अच्छे लोग मिले, और मैंने इसी तरह लर्न किया है।
एक पढ़ाने की नीयत से कि अगले बंदे को समझा सकूं, वरना मुझे डीएसए खुद भी नहीं आता था कुछ खास। इस सेशन के दौरान मैंने सीखा। वेल सर, सर इनफैक्ट मैंने काफी ज्यादा डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, लेकिन ना मुझे ऐसे लगता है जब मैंने ये लिया ना सेशन, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ना कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता, तो वो आपसे ही समझ आई हैं। अच्छा, एक चैट में है कि कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था तो मेरे साथ को ट्रेनर थी मैम सायरा इसहाक एंड सर यावर मुनीर। उस टाइम मेरे 12 क्वेश्चन लीड कोड के सॉल्व थे। सो अगर मैं ये 12 क्वेश्चन सेशन में पहले दिन बताऊं कि मैंने आज मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ और मेरे 12 क्वेश्चन सॉल्व हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी उस सेशन को अटेंड ना करता। ओके, सो आई थिंक सबने अपना ओपिनियन और फीडबैक शेयर कर दिया है। नो, आई वुड लाइक टू शेयर माय वर्ड्स। जब ये मैंने सेशन स्टार्ट किया, जैसे मैंने बताया कि मुझे डीएस से लीड कोड इतना खास नहीं आता था और मुझे मोटिवेशन भी नहीं थी सीखने की, बिकॉज आई एम नॉट करंटली ऑन स्कॉलरशिप पाथ और मैं उससे ऑफ हूँ। तो जाहिर बात है, जब बंदे ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना होता उसको मोटिवेशन ही नहीं होती है। तो लेकिन जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया, मुझे इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स मिले, इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली कि मुझे दिन ब दिन उनको पढ़ा के उनसे लर्निंग करके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती थी, और मुझे मोटिवेशन होती थी कि मैंने अगला सेशन प्रेजेंट करना है। बस वो अल्लाह तरफ से ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत डाउन हुई लास्ट 2 वीक्स में, जिस वजह से मैं ज़्यादा सेशन डिलीवर नहीं कर पाया हूँ। और मेरे साथ सर यावर मुनीर थे, मैम सायरा इसहाक थी, बहुत अच्छे दोनों ट्रेनर्स हैं आई कोड गुरु पर, मार्वलस टीचिंग। मैम सायरा साहब को किसी रीज़न की वजह से छोड़ना पड़ा। फिर मैंने मैम मरियम नूर को ऐड किया। मैम मरियम नूर भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, और उनसे भी लोग ये पूछते हैं कि आप कैसे इतना अच्छा लीड कोड कर लेती हैं, कैसे इतने अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उनको, उनका भी मेरी तरह का ही सीन है कुछ। तो मैम मरियम को भी मेरा थैंक्स काफ़ी ज़्यादा कि जब भी मैंने उनको बोला सेशन डिलीवर करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे कहीं जाना है, तो उन्होंने बिल्कुल कभी मुझे नो नहीं किया, हमेशा वो अवेलेबल रहीं। और थैंक्स टू सर यावर, उन्होंने भी सेशन प्रेजेंट किया स्टार्ट में और मुझे अलाउ किया 4 PM पे अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए, जो कि मैं स्टार्ट कर रहा था 12 AM पे। और उसके अलावा सर तौसीफ अहमद, उनको भी मैंने बोला था प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ्स का टॉपिक, क्यूज़ का टॉपिक, उन्होंने भी प्रेजेंट किया, थैंक्स टू हिम आल्सो। और मैम नजमा रज़ाक जिन्होंने बीएफएस अबाउट ट्रीज कवर किया, मैम ने भी बस मेरे एक बार कहने पे फ़ौरन एग्री किया और प्रेजेंट किया, और थैंक यू सो मच मैम, और बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से समझ आई सब लोगों को। तो उसके अलावा हमारे साथ जो मॉडरेटर्स थे, मैम आमना रज़ाक, मैम फातिमा एंड सर हारिस खान, बहुत ही अच्छा इन्होंने मॉडरेट किया कोर्स को। मतलब मैंने देखा है कोर्सेज में मॉडरेटर्स होते हैं, वो कोर्सेज में आते ही नहीं है, ट्रेनर खुद ही सेशन लाइव कर रहे होते हैं, ट्रेनर ही सब कुछ लॉग इन कर रहे होते हैं। लेकिन इतने अच्छे मॉडरेटर्स के मुझे आज तक आई कोड गुरु के अकाउंट से लॉग इन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं आता था, ज्वाइन करता था पर्सनल अकाउंट से, सेशन स्टार्टेड है, प्रॉपर सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, ज़बरदस्त। तो थैंक्स टू देम। और उससे भी बढ़ के इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स मिले, सर सफ़ीउल्लाह सलीम जो कि बहुत आसान अल्फाज में चीज़ों को समराइज़ करते थे और सेशन को लाइव रखते थे। जब जिस दिन सर सफ़ीउल्लाह सलीम नहीं होते थे, मुझे लगता था पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो उसके अलावा मैम मदीहा शाह थी, उन्होंने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया सेशन में और काफ़ी लाइवली बनाया। मैम जन्नतुल मावा, और उसके अलावा मैम जावेरिया, उन्होंने भी सेशन में काफ़ी पार्टिसिपेशन की। मैम जीनत मायो, सर तलहा, और उसके अलावा मैम उज़मा शहजाद, और सर नजमी, और मैम जो भी इसके अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों की वजह से ये सेशन चला और एनर्जेटिक सेशन हुआ काफ़ी ज़्यादा, और बहुत मज़ा आया इसमें पढ़ाने में भी और आप लोगों से सीखने में भी। सो इंशाल्लाह हम कनेक्टेड रहेंगे आईकोड गुरु पर, और इसी तरह लर्न शेयर एंड ग्रो, और इंशाल्लाह वी विल सक्सीड वन डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।
ओके, सो अल्लाह हाफिज एवरीवन, एंड लिंक्डइन पोस्ट लाजमी कीजिएगा, और बाकी डीएसए को फर्दर सेशंस में लर्न करने की कोशिश भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।